सीबीएसई क्लास 10 हिंदी। और आज से हम लोग हिंदी में जो हमारी दूसरी पुस्तिका है, सहायक पुस्तिका कृतिका, उसको शुरू करेंगे। कृतिका में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं रेशनलाइज कंटेंट के अनुसार जो हमारे सिलेबस में है। पहला है हमारा माता का आंचल, दूसरा है हमारा साना साना हाथ जोड़ी एवं तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आज माता का आंचल शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स और कृतिका की अगर आपके पास पुस्तक होगी तो आप उसको निकाल लीजिए। पहले हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम लोग 2025 के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे और हम लोग 2025 के क्वेश्चंस करेंगे। 14 क्वेश्चंस है, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं पीडीएफ यहाँ पर लगा दूंगा तो आप आंसर्स भी उसमें देख सकते हैं लैंग्वेज के अनुसार। क्वेश्चन हमारे पास पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास चैप्टर है, हमारा पहला अध्याय माता का आंचल, और उसके जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो अपने बचपन की कुछ यादें बताते हैं, कुछ बातें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं उनके साथ ही वो उठते थे और अपने पिताजी के वो नज़दीक थे। पिताजी जैसे दिन में अपने कार्य करते थे, दिनचर्या करते थे, वैसे ही वो अपने बेटे मतलब लेखक को भी करवाते थे। तो सुबह वो पिताजी के संग उठते थे और उसके बाद फिर वो पूजा पाठ के लिए बैठते थे। पिताजी नहा धुलाकर उनको पूजा पाठ पर बिठा लेते थे और उसके बाद वो लिखते हैं कि उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं और उनके बाद वो लिखते हैं कि उनके पिताजी उनको बड़े प्यार से भोला नाथ बुलाते थे। वैसे उनका जो असली नाम था वो नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। और उसके बाद फिर वो अपनी कुछ कुछ बातें लिखते हैं और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो जब पूजा पाठ कर लेते थे तो वो 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और उनको फिर खिलाने जाते थे, मछलियों को खिलाने जाते थे। वो गंगा में एक एक करके आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे। उसके बाद फिर वो लिखते हैं कि जब वो वापस आते थे पिताजी के साथ, फिर वहाँ पर पेड़ की डाल पर बैठ के पिताजी उनको बैठा देते थे और फिर उनको झूला झुलाते थे। तो ऐसे करके वो कहते हैं कि जो ज़्यादातर बचपन उनका बीता है ना, वो पिताजी के नज़दीक बीता। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, है ना। ज़्यादातर वो अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। फिर उसके बाद फिर वो बोलते हैं खाना खिलाते समय पिताजी छोटे छोटे कौर खिलाते थे उनको, लेकिन उनकी जो माता है ना, माँ है, वो उनको बड़े बड़े कौर खिलाती थी और कहती थी कि ऐसे खिलाते हैं। फिर ऐसे करके वो अपनी और बातें बताते हैं। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि जब वो खेलने जाते थे तो खेलने जाने से पहले जो उनकी माँ है वो उनके माथे पर कड़वा तेल डाल देती थी। उसके बाद काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी और रंगीन कुर्ता पजामा पहना कर ही उनको वापस भेजती थी। और फिर वो लिखते हैं कि वो किस किस तरह के खेल खेलते थे और इससे क्वेश्चंस पूछा गया कि आजकल के बच्चों के खेल और जो लेखक है उनके समय में बच्चों के खेल कितना अंतर है, ऐसे करके प्रकृति के नज़दीक आदि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है वो हम लोग देखेंगे। फिर वो अपने खेल के विषय में बताते थे कि वो नाटक घर बनाते थे और इसमें ये भी बताया गया कि उनके जो पिताजी हैं वो भी बीच बीच में आकर उनका खेल देखते थे, है ना, उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करते थे, लेकिन जो बच्चे हैं वो फिर भाग जाते थे, है ना, हंसकर और शर्मा कर वो चले जाते थे। तो वो कहते हैं कि हम लोग पत्ते की पूड़ी कचौड़ियाँ बनाते थे, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे और आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी, है ना। हम लोग खरीदार थे, हम लोग ही दुकानदार थे, बच्चे खेलते थे और बाबूजी 2-4 गोरखपुड़िये पैसे से खरीद लेते थे। मतलब बीच बीच में जो उनके पिताजी हैं वो भी उनका साथ देते थे। फिर हम लोग घरौंदा बनाते थे, मेड़ की दीवार, तिनकों का छप्पर, मतलब प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक थे और प्रकृति में उपलब्ध सामग्री से ही वो अपना खेल खेलते थे। उसके बाद फिर पिताजी अगर कभी आते तो वो अपना घरौंदा छोड़कर वहाँ से चले जाते थे, ठीक है, और अपना घरौंदा बिगाड़ कर भाग चले जाते थे। तो पिताजी भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते थे। फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम लोग फिर
और तरह के खेल खेलते थे। बारात का मतलब शादी का भी खेल खेलते थे। बारात लौट आती थी, फिर पालकी बनाते थे वो लोग, फिर बापूजी आते थे तो फिर वो शर्मा कर चले जाते थे। मतलब जो उनके पिताजी हैं वो उस खेल में, उनके जो छोटे छोटे खेल थे उनमें साथ देते थे। उसके बाद फिर वो लोग खेल खेलते थे जिसमें वो लोग खेती करते थे, तो उनकी मंडली, उनके लोग आते थे, फिर वो लोग खेती करते थे और चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, ऐसे करके वो खेल खेलते थे। और उसके बाद फिर पिताजी आते और फिर वो लोग फिर खलिहान खेत छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। फिर उसके बाद फिर कुछ कुछ और बातें वो आगे बताते हैं कि एक बार जब वो खेल खेल रहे थे तो बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी, तो हम लोग पेड़ की जड़ से धर से सट गए, ठीक है। फिर वहाँ पर एक कहते हैं कि एक लड़का था बैजू, वो बड़ा ही ढीठ था, तो एक बूढ़े इंसान को देखकर वो चिढ़ाने लगा, ठीक है। फिर वहाँ पर जो वो इंसान थे उन्होंने उनको खूब दौड़ाया, ठीक है। तो ऐसे कर कर कुछ कुछ किस्से लिखे हुए हैं। और उसके बाद फिर वो आगे गए, तो वहाँ पर जब बाबूजी ने हाल सुना तो वो पाठशाला तक गए, ठीक है। और उसके बाद फिर रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर गया, तो पिताजी पाठशाला गए, फिर वहाँ से भोलानाथ को लेकर आए, तो भोलानाथ रो रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में दोबारा से उनके दोस्त मिल गए, तो भोलानाथ फिर से उन सब में मग्न हो गए। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे, तो सभी लड़के फिर से मिल गए, तो फिर से भोलानाथ खेलने लगे, वो लोग ज़ोर से नाचते थे और गाते थे। उसके बाद वो रोना धोना सब भूल गए और आगे गए। फिर वहाँ पर वो हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़के की मंडली में जाकर मिल गए। तब तक लड़के सब लड़के सामने वाली मकई के खेत पर दौड़ पड़े, तो सब लड़के फिर मकई के खेत में गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, चिड़ियों का झुंड चर रहा था लेकिन उसे उड़ा दिया, तो ऐसे करके भी एक प्रश्न आया है। फिर उसके बाद एक टीले पे जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, है ना, तो पानी डालने लगे चूहे के बिल में। फिर उसके बाद सांप निकल आया जिसके कारण वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद फिर लिखते हैं वो कि कोई औंधा गिरा, कोई अनटचेड, उसके बाद किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो ऐसे लिखते हैं। तो जब वो दौड़कर अपने घर की तरफ आए तो जो पिताजी देखे, तो पिताजी ने उन्हें बहुत पुकारा, लेकिन वो सीधा जाकर अपनी माँ के पास चले गए, माँ की गोद में चले गए। पिताजी बार बार उनको पुकार रहे थे लेकिन वो अनसुना करके सीधा अपनी माँ की गोद पे चले गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि जो भोलानाथ थे वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ उठते थे और फिर पूजा पाठ करते थे, आधी सारी दिनचर्या, खाना खाते थे। लेकिन फिर भी जब वो सांप निकल आया था और सारे बच्चे जब भाग गए, है ना, तो पिताजी के बुलाने पर भी जो भोलानाथ थे वो सीधा अपनी माँ के पास चले गए थे, ऐसा क्यों? तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पर फिर वो माँ के पास चले गए और उन्हीं की गोद पर, अपनी माँ की गोद पर उन्होंने शरण ली। हम उसी के आंचल में छिप गए, है ना, तो अपनी माँ के आंचल में वो छिप गए और हमें डर से कांपता देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको अपने आंचल से पोंछा और फिर झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर लगाई और उसके बाद उनकी सांस में सांस आई, मतलब उनकी माँ भी पूरी तरह घबरा गई थी। फिर उसके बाद बाबूजी दौड़ कर आए और आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। मतलब पिताजी आए और माँ की गोद से उन्हें अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन जो भोलानाथ थे उन्होंने माँ की गोद नहीं छोड़ी, वो माँ के आंचल में ही रहे और अपनी माँ के आंचल की प्रेम और शांति में ही रहे और उसे ना छोड़ा। तो ये हमारे पास पाठ था, माता का आंचल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं 2025 में, जिससे हमें एक मतलब एक हम सोच पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं लेकिन यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। तो हमारा पहला पाठ है कृतिका का, माता का आंचल। तो इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
और ये जो क्वेश्चंस आते हैं कृतिका से, ये लगभग 4 मार्क्स के आते हैं, और क्षितिज से जो क्वेश्चंस आते थे वो आपके 2 मार्क्स के आते थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमें 25 से 30 शब्द लिखने थे, यहाँ पर हमें 50 से 60 शब्द लिखने हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार दिखता है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पशु पक्षी के प्रति कैसा व्यवहार था, पशु पक्षी के प्रति कैसा व्यवहार था। तो हमने देखा था कि जब वो पिताजी पाठशाला गए और वहाँ से रोते हुए लाए भोलानाथ को, तो बीच में लड़कों की मंडली मिल गई थी, तो वो लोग उसी में व्यस्त हो गए, है ना, उसी में अपना खेल कूद करने लगे। तो फिर उन्होंने मकई के खेत में गए थे, तो मकई के खेत में फिर उन्होंने जो चिड़ियाँ पहले से चर रही थी उनको पहले उड़ा दिया, और उसके बाद जो चूहे हैं उनके बिलों में पानी डाल दिया। तो कैसा व्यवहार था, तो माता का आंचल पाठ में बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार दिखता है, उदाहरण सहित लिखिए। पशु पक्षी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने विचारों के आधार पर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि इस पाठ में बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार दिखता है, और दूसरा है कि हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो दोनों आंसर हम लोग करेंगे। तो उत्तर में ये सब जो उत्तर है वो ने मार्किंग स्कीम के आधार पर लिखे हैं, तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और 60 शब्द है, पर कई जगह 70 या 75 शब्द भी हो गए हैं, तो इतना आप कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप 100 तक या 90 से ज़्यादा शब्दों तक करें, कोशिश करिएगा 60 से 70 तक में आप पूरा कर पाएँ, और थोड़ा सा कम भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, पर बहुत अधिक मत लिखिएगा। तो उत्तर है, बच्चों का व्यवहार पशु पक्षियों के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं था। तो ये कुछ शब्द आगे मैत्रीपूर्ण, ये सब शब्दों का आप प्रयोग करिएगा। तो बच्चों का व्यवहार था पशु पक्षियों के प्रति वह मैत्रीपूर्ण नहीं था, है ना। बच्चे अनजाने में खेल खेल में ही पशु पक्षियों के साथ निर्दयी व्यवहार करते थे। निर्दयी मतलब बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, चाहे वो अनजान थे, छोटे थे और खेल समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो व्यवहार था वो निर्दयी था। वे पशु पक्षियों को खेल की वस्तु समझते थे। उदाहरण भी है, तो मैंने लिखा है उदाहरण। पहला, खेत में चिड़ियों तितलियों के पीछे भागना और उन्हें पकड़ने की कोशिश करना। तो चिड़ियाँ जो चर रही थी उनको उड़ा दिया, और तितलियों को पकड़ने की वो कोशिश करते थे। चूहों के बिल में पानी डालना, ये सब कुछ उदाहरण हो गए। फिर हमारा सेकंड पार्ट है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए, हमें उनके प्रति करुणा और सहानुभूति। तो ये सब कुछ शब्द आप ध्यान रख सकते हैं हिंदी के। हमें उनके प्रति करुणा और सहानुभूति से भरा व्यवहार रखना चाहिए। तो 70 प्लस थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स आ गए, लेकिन हम लोग इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल में भोलानाथ के पिता उसके जीवन से किस प्रकार जुड़े थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जो पिता का जुड़ाव है जीवन में, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, माता का आंचल में भोलानाथ के पिता उसके जीवन से किस प्रकार जुड़े थे, उदाहरण सहित लिखिए। भोलानाथ के पिता जैसा व्यवहार बच्चों के जीवन में क्यों आवश्यक है, अपने विचारों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। फिर से यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि जो भोलानाथ और उनके पिता का व्यवहार था या जुड़ाव था कहानी के आधार पर, वो किस प्रकार का था। ठीक है, उदाहरण सहित सोदाहरण लिखना है। और दूसरा है कि भोलानाथ के पिता जैसा व्यवहार बच्चों के जीवन में क्यों आवश्यक है। तो जो भोलानाथ हैं उनके पिता जैसा जो व्यवहार है वो बच्चों के जीवन में क्यों आवश्यक है, अपने विचारों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भोलानाथ के पिता उसके जीवन से बहुत गहराई से जुड़े थे। कैसे जुड़े थे, किस प्रकार से जुड़े थे, तो बहुत गहराई से जुड़े थे। भोलानाथ के पिता उसके जीवन से बहुत गहराई से जुड़े थे। जैसे उदाहरण, पिता पुत्र की दिनचर्या में जुड़ाव था। तो पिता पुत्र की जो दिनचर्या थी वो एक जैसी थी, हम लिख सकते हैं उनकी दिनचर्या में जुड़ाव था। सुबह उठना, पूजा पर बैठना, तिलक लगाना, है ना, वो तिलक लगाते थे, पिताजी तिलक लगाते थे उनके चेहरे, मतलब उनके माथे पर। तो सुबह उठना या सुबह उठाना, पूजा पर बैठाना, तिलक लगाना, ये सब कार्य पिताजी करते थे आदि। पिता का स्नेह और संरक्षण, जैसे अपने हाथों से भोजन करना, पुत्र के साथ खेलना। तो जो पिता का स्नेह है और पिता का संरक्षण है, जैसे अपने हाथों से भोजन करना और पुत्र के साथ खेलना, ठीक है, या अपने हाथों से भोजन कराना भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने हाथों से भोजन कराना और पुत्र के साथ खेलना, ये सब स्नेह और संरक्षण है। उसके बाद पिता पुत्र के खेलों में भी शामिल होते थे। हमने देखा था अलग अलग खेलों में पिता शामिल होते थे। ऐसा व्यवहार अत्यंत आवश्यक
है ना। तो यहाँ पर लिखा भी है, ये पार्ट हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, कुछ उदाहरण दिए। और अगला पार्ट है कि भोलानाथ के पिता जैसा व्यवहार बच्चों के जीवन में क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार अत्यंत आवश्यक है, बच्चों के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आत्मीयता और सुरक्षा, यहाँ पर आत्मीयता है ना, कुछ कुछ वर्ड्स होंगे उसके स्पेलिंग्स आप चेक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। आत्मीयता और सुरक्षा का भाव विकसित करने के लिए, है ना, एक आत्मीयता और सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके पास रहना आवश्यक है। दूसरा, भावनात्मक रूप से मजबूती के लिए, ताकि भावनात्मक रूप से बच्चे मजबूत हों, उसके लिए आवश्यक है। तीसरा, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के खेलों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं क्या थी। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है भोलानाथ के खेल, तो आप इसको पढ़िएगा, है ना। तो बहुत सारे खेल लेखक ने बताए हैं, भोलानाथ के खेल। तो माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के खेलों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है। सबसे उल्लेखनीय, उल्लेखनीय मतलब सबसे अच्छी, जिसका हम उल्लेख, जिसके बारे में हम बात कर सकें, वो कौन सी विशेषता है। किन्हीं दो का वर्णन कीजिए, दो हमें बताने हैं। क्या आज के बच्चे वैसे खेलों से खेल सकते हैं, तर्कपूर्ण तरीके से हाँ अथवा ना का समर्थन कीजिए। ठीक है, तो आज के बच्चों से फिर कंपेयर भी करना है, क्या वैसे खेल आज वो खेल सकते हैं, हाँ या ना। तो फिर से दो पार्ट हमारे पास है कि माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के खेलों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं क्या थी, ये पहला। और सेकंड पार्ट है कि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं, ये पहले की बात हो रही है, आज के समय के जो बच्चे हैं वो क्या वैसा खेल खेल सकते हैं, तर्कपूर्ण हमें उत्तर देना है, रीज़न के साथ हमें बताना है। तो उल्लेखनीय विशेषताएं, तो पहले मैंने लिख दिया उल्लेखनीय विशेषताएं, उसके बाद पहला प्रकृति से जुड़ाव। हम देख सकते हैं उनके खेलों में प्रकृति से बहुत जुड़ाव था। भोलानाथ अपने मित्रों के साथ बाहर खेलता था, तो जो भोलानाथ है वो बाहर खेलते थे, अपने मित्रों के संग प्रकृति में खेलते थे। खेलों में भी सामग्री जो होती थी वह प्राकृतिक होती थी, जैसे गीली मिट्टी, घड़े के टुकड़े, पत्ते आदि। तो जो प्रकृति है वो प्रकृति के बीच ही खेलते थे और साथ में प्रकृति की सामग्री उसी के साथ खेलते थे। दूसरा हमारे पास पॉइंट है सामूहिकता की भावना, वो साथ खेलते थे, सारे बच्चे समूह में आके खेलते थे। तो सामूहिकता की भावना, बच्चे समूह बनाकर एक साथ खेलते थे। फिर तीसरा है अपने ठीक है, तो ये दो हो गया, तो दो ही पूछा गया था तो दो लिख दिया। अब सेकंड पार्ट है, क्या आज के बच्चे वैसा खेल खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप हाँ में भी लिख सकते हैं, मार्किंग स्कीम में ना में भी था, तो यहाँ पर मैंने हाँ में लिखा है, आप अलग भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो हाँ, आज भी बच्चे वैसा खेल खेल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, अपने सोसाइटी कॉलोनी में बच्चे समूह बनाकर खेल सकते हैं। अपने सोसाइटी अपने कॉलोनी में बच्चे समूह बना सकते हैं और खेल सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों के प्रोत्साहन से बच्चे फिर से शारीरिक खेलों से जुड़ सकते हैं। तो अगर माता पिता और शिक्षक प्रोत्साहित करें, है ना, और वो मदद करें, तो आज बच्चे फिर से समूह बनाकर खेल सकते हैं, शारीरिक खेल खेल सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। तो माता पिता और शिक्षकों के प्रोत्साहन से बच्चे फिर से शारीरिक खेल से जुड़ सकते हैं। ये कोई, इसमें थोड़ा वर्ड 75 से ज़्यादा हो गए थे, तो 70 तक आप कर सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स आप छोटा भी कर सकते हैं अपनी तरह से, या फिर इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, पर बहुत अधिक मत लिखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, भोलानाथ के खेल के साथियों में बालिकाओं का ना होना उस समाज के किस चित्र को उपस्थित कर रहा है। अगर आप इसको पढ़िएगा तो जो भोलानाथ है या जो लेखक हैं उन्होंने अपने जो मित्र मंडली बताई है उसमें सब लड़के थे, बालिकाओं का, लड़कियों का उल्लेख नहीं था। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोलानाथ के खेल के साथियों में बालिकाओं का ना होना उस समय के किस चित्र को उपस्थित कर रहा है, कि उस समय या उस समाज का कैसा चित्र था। पाठ में वर्णित घटनाओं, स्थितियों के उदाहरण देते हुए अपने विचार लिखिए। तो पाठ में जो वर्णित घटनाएं हैं और अपने विचार भी देते हुए आपको लिखना है। किन्हीं दो का विस्तृत वर्णन आवश्यक है। तो विस्तृत अच्छे से हमें उसे डिटेल में लिखना है, किन्हीं दो का। 2025 4 मार्क्स 50 से 60 शब्दों में। तो उत्तर देखते हैं। उस समाज में लड़के और लड़कियों के खेलने की जगहों और खेल में अंतर था। तो उस जो समाज था उसमें जो लड़कियों के खेल थे और लड़कों के खेल थे उसमें अंतर था। लड़कों के खेलने की जगह, लड़कियों के खेलने की जगह, इनमें अंतर था। उस समाज में लड़के और लड़कियों के खेलने की जगहों और खेल में अंतर था।
बालिकाएं अधिकतर घर के भीतर ही खेलती थीं। तो जो बालिकाएं हैं वो घर के भीतर ही खेलती थी। तो समाज का चित्र हमें उपस्थित करना है। तो पहला, उस समाज में लड़के और लड़कियों के खेलने और जगहों और उस समाज में लड़के और लड़कियों के खेलने की जगहों और खेलों में अंतर था। बालिकाएं अधिकतर घर के भीतर ही खेलती थीं। उसके बाद लड़कियों को बचपन से ही सीमाओं में बांधा जाता था, मतलब लड़कियों को बचपन से ही एक सीमित दायरे के अंदर ही रखा जाता था। उदाहरण भी देना है तो उदाहरण, विद्यालय और बगीचों में खेल में किसी लड़की का ना होना। तो जब वो विद्यालय में खेलते थे या बगीचे में खेलते थे, बाहर खेलते थे, तो वहाँ पर देख सकते हैं किसी भी बालिका का वर्णन नहीं था, है ना, सब लड़के थे, बालक थे। तो उदाहरण, विद्यालय और बगीचों के खेल में किसी लड़की का ना होना। दूसरा, पाठ में वर्णित खेल जैसे बारात का खेल में लड़कियों की भूमिका होने के बावजूद लड़कियों का उल्लेख ना होना। मतलब जब शादी का वो खेल खेलते थे, तो जब वो लोग पालकी आदि बनाते थे तो वहाँ भी लड़के ही थे, वहाँ भी कोई लड़कियाँ नहीं थी। तो लड़कियों की जो भूमिका है उसके होने के बावजूद, है ना, लड़कियों का उल्लेख ना होना, तो लड़के ही आपस में खेलते थे। तो ये 2 उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों का प्रकृति से जुड़ाव दिखता है। तो प्रकृति से जुड़ाव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। प्रकृति से जुड़ाव, ठीक है। तो प्रकृति से कैसा जुड़ाव था? माता का आंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों का प्रकृति से जुड़ाव दिखता है। पाठ के संदर्भ में उस जुड़ाव को सोदाहरण लिखते हुए बताइए कि आज के बच्चे प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं। फिर से 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये है कि कहानी में जो भोलानाथ हैं और उनके जो साथी हैं उनका जुड़ाव कैसा है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आज के बच्चे प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट प्रकृति से जुड़ाव, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि भोलानाथ और उसके साथी प्राकृतिक वातावरण में खेलते थे और खेल सामग्री भी प्राकृतिक होती थी, जैसे पत्ते, गीली मिट्टी आदि। ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट हम लोग एक जैसा लिख सकते हैं, आंसर्स एक जैसा लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। भोलानाथ और उसके साथी प्राकृतिक वातावरण में खेलते थे और खेल सामग्री भी प्राकृतिक होती थी, जैसे पत्ते, मिट्टी आदि। दूसरा पॉइंट, वे मैदान, खेत आदि में खेलते एवं खेल के विषय प्रकृति से जुड़े होते थे, जैसे खेती करना। और जो वो खेल भी खेलते थे वो भी प्रकृति से खेलते थे, जैसे घरौंदे बनाना और खेती करना। प्रकृति की तरह प्रकृति से जुड़े होते थे उनके सारे खेल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि आज के बच्चे, है ना, क्या आज के बच्चे प्रकृति के साथ वैसा संबंध रखते हैं या कैसा संबंध रखते हैं। तो देखिए, मार्किंग स्कीम में इसका आंसर नहीं दिया था। मार्किंग स्कीम में लिखा था व्यक्तिगत अनुभव से स्वतंत्र उत्तर लिखिए। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं पर वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो दूसरा पार्ट है उसमें व्यक्तिगत अनुभव। आपको क्या लगता है आज के बच्चे प्रकृति के साथ कैसा संबंध रखते हैं? तो यहाँ मैंने लिखा है आज के बच्चों का प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत कम हो गया है। आज के जो बच्चे उनका प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत कम हो गया है। वो अधिकतर घर के अंदर रहते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो अधिकतर घर के अंदर रहते हैं एवं मोबाइल, इंटरनेट आदि को अधिक समय देते हैं। मोबाइल को, इंटरनेट को आदि को अधिक समय वो लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों से वर्तमान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में फंसे बच्चे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो प्रकृति से जुड़ाव, है ना, तो उस समय में और आज के समय में, तो इसके बीच में कंपैरिजन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन 6 एक बार फिर से देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों से वर्तमान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में फंसे बच्चे, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में या ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो उसकी गिरफ्त में जो बच्चे हैं वो जो भोलानाथ है उनके समय में जो बच्चे प्रकृति में खेलते थे उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तर्क सम्मत उत्तर दीजिए, है ना, रीज़न के साथ तर्क सम्मत हमें उत्तर देना है। तो उत्तर हम लोग देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेलों से प्रेरणा, है ना। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी हेडिंग लिख दी है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेलों से प्रेरणा। आज के बच्चे ऑनलाइन खेलों को छोड़कर उनकी तरह बाहर बाग बगीचों
खेतों में खेल सकते हैं। क्या क्या प्रेरणा हो सकती है कि ऑनलाइन गेम्स की जगह समूह बनाकर, है ना, अपने कॉलोनी में या अपने सोसाइटी में कुछ बच्चे समूह बनाकर बाहर खेल सकते हैं, बाग बगीचों में, खेतों में खेल सकते हैं आगे, है ना, अगर वहाँ पर कोई सामने खेत हो या फिर बाग बगीचों, जैसा भी माहौल हो, परिस्थिति हो जहाँ वो रहते हैं, उसके अनुसार वो लोग समूह बना के बाहर प्रकृति में भी खेल सकते हैं। सोशल मीडिया के स्थान पर बच्चे परिवार तथा दोस्तों के साथ सामूहिक खेल खेल सकते हैं एवं प्रकृति के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, सामूहिक खेल खेल सकते हैं और प्राकृतिक संग समय व्यतीत कर सकते हैं। माता पिता और जो परिवार में लोग हैं वो भी उनका साथ दे सकते हैं इसमें। तीसरा, बच्चे शारीरिक खेलों को अधिक महत्व दे सकते हैं। आजकल बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा खेलते हैं, तो वो लोग जो शारीरिक खेल हैं उनको अधिक महत्व वो लोग दे सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल के बच्चों के खेल, तो फिर से खेलों पे आधारित प्रश्न है। आजकल के बच्चों के खेल भोलानाथ और उसके दोस्तों के खेलों से किस प्रकार भिन्न थे। ठीक है, तो जो खेल वर्णित किए गए हैं पाठ में एवं जो आजकल के बच्चे खेलते हैं उन दोनों में किस प्रकार से अंतर है। क्वेश्चन नंबर 7, आजकल के बच्चों के खेल भोलानाथ और उसके दोस्तों के खेलों से किस प्रकार भिन्न है। आपको दोनों में से ज़्यादा रुचिकर क्या लगता है। माता का आंचल पाठ के आधार पर तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आजकल के बच्चों के खेल भोलानाथ और उसके दोस्तों के खेलों से किस प्रकार भिन्न है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है आपको दोनों में से ज़्यादा रुचिकर क्या लगता है। तो दोनों खेलों में से ज़्यादा रुचिकर क्या लगता है, क्योंकि दोनों में अंतर है। ठीक है, और माता का आंचल पाठ के आधार पर तर्क सम्मत हमें उत्तर देना है। 2025 4 मार्क्स 50 से 60 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है। तो आजकल के बच्चों के खेल भिन्न हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि आजकल के बच्चों के जो खेल हैं वो भिन्न हैं। पाठ में वर्णित खेलों में सामूहिकता की भावना है। तो जो पाठ में वर्णित खेल है उनमें क्या है, सामूहिकता की भावना है। भोलानाथ और उसके साथी समूह बनाकर खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सामूहिकता की भावना है। भोलानाथ और उसके जो साथी वो समूह बनाकर खेलते हैं। आजकल बच्चे अपने व्यक्तिगत मोबाइल या कंप्यूटर पर अधिक खेलते हैं, तो वो लोग अपने मोबाइल में खेलते हैं, इंडिविजुअल मोबाइल में, व्यक्तिगत मोबाइल में ही खेलते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है भोलानाथ और उसके साथी प्राकृतिक वातावरण में एवं प्राकृतिक सामग्री में खेलते हैं। तो पहले जो 2 उल्लेखनीय विशेषताएं थी, प्रकृति के साथ जुड़ाव और सामूहिकता की भावना, एक तरह से उन्हीं दोनों को मैंने यहाँ फिर से लिखा है। तो सबसे पहले वो समूह बनाकर खेलते थे और दूसरा प्राकृतिक खेल को अधिक खेलते थे, प्रकृति में खेलते थे। भोलानाथ और उसके साथी प्राकृतिक वातावरण में एवं प्राकृतिक सामग्री से खेलते थे, जैसे पत्ते, मिट्टी। आजकल बच्चे प्लास्टिक आदि से निर्मित वस्तुओं से खेलते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती हैं। आजकल बच्चे ज़्यादातर उनसे खेलते हैं, प्लास्टिक, मेटल्स, इन सब से बने हुए खिलौने से। तो पहले हिस्से में 2 में से कोई एक हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं और हमारे पास यहाँ पर 1 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास मतलब यहाँ पर जो 2 पॉइंट है, सबसे पहले समूह बनाकर खेलते हैं, दूसरा प्राकृतिक वातावरण में खेलते हैं। इसमें से कोई 1 पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि पहले हिस्से में मार्किंग स्कीम में लिखा है 2 में से 1 पॉइंट 2 मार्क्स का है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो एक बार सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। दोनों पार्ट का आंसर देना है। आपको दोनों में से ज़्यादा रुचिकर क्या लगता है। तो दूसरे हिस्से में मार्किंग स्कीम में लिखा था व्यक्तिगत दृष्टिकोण, आपको कौन सा दृष्टिकोण अधिक अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने लिखा है प्राकृतिक वातावरण में शारीरिक खेल खेलना अधिक रुचिकर है। ठीक है, तो एक ऑनलाइन गेम्स खेलना और यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में शारीरिक खेल खेलना। तो प्राकृतिक वातावरण में शारीरिक खेल खेलना अधिक रुचिकर है। समूह में अपने दोस्तों के साथ बात करना या फिर बात करके खेलने में आनंद भी आता है। समूह में जब हम अपनों के बीच रहते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उसमें अधिक आनंद आता है और खेलने का भी आनंद रहता है। तो प्राकृतिक वातावरण में शारीरिक खेल खेलना अधिक रुचिकर है। समूह में अपने दोस्तों के साथ बात करके खेलने में आनंद भी आता है एवं इससे शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ भी रहता है। तो खेल में भी आनंद आता है, अपने दोस्तों के संग मतलब बात करने में, हंसी मजाक करके खेलने में आनंद आता है, और साथ में हमारा शरीर मस्तिष्क ये भी स्वस्थ रहता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में चिड़ियों और चूहों आदि को तंग किया करते थे, क्या उनका ऐसा करना उचित था। माता का आंचल पाठ के आधार पर तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में। सिमिलर क्वेश्चन है, 2025 का है ये, अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन है।
तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। तो भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में चिड़ियों और चूहों आदि को तंग किया करते थे, क्या उनका ऐसा करना उचित है? तो मैंने यहीं से आंसर शुरू किया है कि उनका ऐसा करना उचित नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्या उनका ऐसा करना उचित है, बस यही था और तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। सबसे पहले बता दिया कि उनका ऐसा करना उचित नहीं है। अब हम लोग कुछ तर्क देंगे या बात करेंगे कि बच्चे खेल खेल में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते एवं चूहों के बिल में पानी डाल देते, जो अनुचित था। तो पहले हमने बताया कि क्या क्या वो करते थे और ये सारी बातें अनुचित थीं। बच्चे अपने भोलेपन और अज्ञानता के कारण ऐसा करते थे, है ना। तो बच्चे अपने भोलेपन के कारण खेल खेल में अनजाने में ऐसा करते थे, लेकिन फिर भी परंतु उनके इस व्यवहार से पशु पक्षियों को पीड़ा होती थी, उन्हें कष्ट पहुंचता था, दर्द होता था, परंतु उनके इस व्यवहार से पशु पक्षियों को पीड़ा होती थी। परिवार, समाज एवं विद्यालय द्वारा बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना आवश्यक है ना। तो जो परिवार हैं, माता पिता हैं या जो परिवार के अलग अलग लोग हैं, वो लोग एवं समाज एवं विद्यालय के शिक्षक आदि द्वारा बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भोलानाथ के खेलों, विशेषकर उसके नाटकों में अक्सर बाबूजी भी शामिल होते थे। हमने देखा था कि उनके जो पिताजी थे वो किस तरह से बीच बीच में आते थे और खेलते थे उनके साथ। तो भोलानाथ के खेलों, विशेषकर उसके नाटकों में अक्सर उसके बाबूजी भी शामिल होकर उसके उन नाटकों को और अधिक आनंदपूर्ण और जीवंत बना देते थे। क्या वर्तमान में भी बच्चे और पिता के बीच ऐसी आत्मीयता और खेल देखने को मिलता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो जो पिताजी थे उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी भोलानाथ के जीवन में। तो क्वेश्चन है कि जैसे पाठ में हमने देखा कि भोलानाथ के जो पिताजी थे वो उसके खेलों में भाग लिया करते थे बीच बीच में, है ना, और उसको और आनंदपूर्ण बना देते थे। तो क्या वर्तमान में भी बच्चे और पिता के बीच ऐसे आत्मीयता और खेल देखने को मिलते हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, रीज़न के साथ कहिए। तो वर्तमान में पिता अपनी संतान को अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार समय नहीं दे पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि क्या आज ऐसा देखने को मिलता है। तो वर्तमान में क्योंकि हमारा जो जीवन है वो इतना मतलब बिजी हो चुका है कि समय नहीं मिलता है उतना, चाह के भी हम समय नहीं दे पाते हैं। तो वर्तमान में पिता अपनी संतान को अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार समय देते हैं, है ना। तो अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार ही समय दे पाते हैं। जो पहले का जीवन था उसके अनुसार बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी जितना सामर्थ्य है, जितना भी समय है, उसके अनुसार वो अपने बच्चों को समय देते हैं। वर्तमान में पिता अपनी संतान को अपनी सुविधा और अपने सामर्थ्य के अनुसार समय देते हैं। भोलानाथ के समय जीवन शैली उतनी जटिल नहीं थी, है ना, उतनी बिजी लाइफ नहीं थी उस समय। भोलानाथ के समय जीवन शैली उतनी जटिल नहीं थी जितनी आज के समय है। आज समय के अभाव के कारण पिता उतना समय अपनी संतान को नहीं दे पाते जितना भोलानाथ के पिता देते थे। तो आज चाह कर भी पिता जो है अपनी संतान को उतना समय नहीं दे पाते जितना पहले के समय में, जैसा कहानी में वर्णित है, भोलानाथ के पिता भोलानाथ को देते थे। पिता का संतान के प्रति प्रेम है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति में अंतर है। अभिव्यक्ति मतलब प्रेम को दिखाना, उस प्यार को दिखाने में अंतर है। आज भी पिता अपनी संतान से उतना ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है वो चाह के भी उतना समय अपनी संतान को नहीं दे पाते। तो पिता का संतान के प्रति प्रेम है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति में, उसके दिखाने के तरीके में अंतर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आजकल के बच्चों का बचपन भोलानाथ के बचपन से कितना भिन्न है? माता का आंचल पाठ के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो जो बच्चों का जीवन है, बच्चों का जीवन, तो जो बच्चों का जीवन है वो बच्चों का जीवन भिन्न है। आजकल के बच्चों का बचपन भोलानाथ के बचपन से कितना भिन्न है? माता का आंचल पाठ के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो उत्तर देखते हैं। आजकल के बच्चों का बचपन बहुत भिन्न है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी और फिर पॉइंट वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरा नहीं, कुछ कुछ आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं या फिर अपनी तरह से भी शुरू कर सकते हैं। शब्दों का ध्यान दीजिएगा और बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कोशिश करेंगे जितना हम लोग टू द पॉइंट लिख पाएँ, है ना। और थोड़ा अगर शब्द कम पढ़ें तो थोड़ा हम लोग आगे पीछे का लिख सकते हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे फिर भी टू द पॉइंट जितना हो सके उतना लिखें। तो उत्तर में आजकल के बच्चों का बचपन बहुत भिन्न है।
भोलानाथ बचपन में समूह में अपने दोस्तों के साथ खेलता था, परंतु फिर से वही प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिकता की भावना, एक तरह से वो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उनको लिख सकते हैं। तो आजकल के बच्चों का बचपन बहुत भिन्न है। भोलानाथ बचपन में समूह में अपने दोस्तों के साथ खेलता था, परंतु आजकल बच्चे अपने कंप्यूटर एवं मोबाइल पर ही खेलना अधिक पसंद करते हैं। पहले वो समूह में बनाकर बाहर खेत में खेला करते थे प्रकृति के साथ, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में ही खेलना अधिक पसंद करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, भोलानाथ प्राकृतिक वातावरण में जैसे मैदान खेतों में खेला करता था। तो जो भोलानाथ है वो कहाँ खेला करते थे, अपने मैदान में, बाहर प्रकृति में, खेत में खेला करते थे। तो भोलानाथ प्राकृतिक वातावरण में जैसे मैदान खेतों में खेला करता था। खेल सामग्री भी प्राकृतिक थी, जैसे पत्ते, गीली मिट्टी आदि। ऐसा हमने देखा है, पहले भी हमने लिखा है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी। जैसे हिस्ट्री हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, और बाकी सब में भी लैंग्वेज चेंज होती हैं, पर हम लोग आंसर वैसे ही लिख सकते हैं। भोलानाथ प्राकृतिक वातावरण में जैसे मैदान खेतों में खेला करता था। खेल सामग्री भी प्राकृतिक थी, जैसे पत्ते, गीली मिट्टी। आजकल बच्चे प्लास्टिक आदि से निर्मित वस्तुओं से खेलते हैं, उनका प्रकृति से जुड़ाव भी कम है। ठीक है, तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर प्लास्टिक आदि से निर्मित वस्तुओं से खेलते हैं, जिसके कारण उनका प्रकृति से जो जुड़ाव है वो क्या है, कम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। माता का आंचल में जिस ग्राम्य संस्कृति का उल्लेख है उससे वर्तमान ग्राम्य संस्कृति किस रूप से भिन्न है। तो वहाँ भी गांव का उल्लेख है और आज भी गांव है, लेकिन संस्कृति में अंतर है। तो माता का आंचल में जिस ग्राम्य संस्कृति का उल्लेख है उससे वर्तमान समय में जो ग्राम्य संस्कृति है वो किस रूप से भिन्न है। इस भिन्नता को सकारात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप इस भिन्नता को सकारात्मक परिवर्तन कहेंगे कि नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति है, मतलब गांव की जो संस्कृति है, उसके विषय में बताया गया है, पहले जो थी और अब जो है। मतलब पाठ में तो बताया गया है पहले के विषय में, लेकिन आज भी संस्कृति है गांव की, वो संस्कृति पहले की संस्कृति से किस रूप में भिन्न है। ठीक है, और साथ में ये जो भिन्नता आई है, क्या उसे सकारात्मक कहा जा सकता है। तो देखिए, दो पार्ट हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने मार्किंग स्कीम के अनुसार बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आप चुन चुन के लिख सकते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, दोनों को मैंने लिख दिया है। जैसे मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था, आपको एक चुनना है, आप इस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि पाठ में वर्णित ग्राम्य संस्कृति और वर्तमान में, इनमें अंतर बताते हैं। तो पहला है पाठ में वर्णित ग्राम्य संस्कृति, शांत, आत्मीयता से परिपूर्ण वातावरण, शांत वातावरण था, आत्मीयता से परिपूर्ण था। दूसरा, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली थी। तो जो जीवन शैली थी वो सरल थी एवं सादगीपूर्ण थी। प्रकृति से निकटता थी, लोग प्रकृति में अधिक समय बिताते थे। और अगला है, खेल मनोरंजन के सरल साधन रहते थे। ठीक है, सरल खेल खेलते थे और सरल साधन रहते थे। तो इनमें से आप कुछ पॉइंट ले सकते हैं। फिर अब वर्तमान ग्राम्य संस्कृति या वर्तमान ग्राम्य सामग्री है ना, सामग्री की जगह यहाँ पर हम लोग संस्कृति लिख सकते हैं। वर्तमान ग्राम्य संस्कृति, तो प्रकृति से कम निकटता, यहाँ पर प्रकृति से निकटता ज़्यादा थी पहले, अब प्रकृति से निकटता कम है। यहाँ पर प्राकृतिक साधन ये अधिक थे, यहाँ पर कृत्रिम साधन है ना, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, प्लास्टिक, मेटल्स आदि के, ये सब जो साधन है वो अधिक है। ठीक है, फिर ये जीवन यहाँ पर सरल था, समय था लोगों के पास, यहाँ पर जीवन बहुत व्यस्त है एवं समय का अभाव है। रहन सहन, खान पान आदि पर भी शहर का बहुत प्रभाव है। शहर में जो खाना पीना आदि जो चीज़ें हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक है गांव में। तो रहन सहन, खान पान आदि पर शहर का प्रभाव। सरलता और सादगी की यहाँ कमी है, यहाँ पर सरलता, सादगी, आत्मीयता बहुत थी, लेकिन अब के समय में सरलता, सादगी, आत्मीयता आदि की कमी है। तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक नहीं करना है, 50 से 60, 65 तक हमें कोशिश करना है लिख पाए हम लोग। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, इस भिन्नता को क्या हम सकारात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। तो अगर आप हाँ में लिखते हैं, हाँ ये सकारात्मक परिवर्तन है, तो उसके लिए मार्किंग स्कीम में लिखा है कि समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है, कि समय बदलता है ना। तो समय बदलने के साथ जो अगर संस्कृति बदल रही है, ठीक है, या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो स्वाभाविक है।
समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तकनीक के साथ आगे बढ़ना सकारात्मकता है कि नई नई तकनीकें आ रही हैं, इन्वेंशंस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो उस तकनीक के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सकारात्मकता है। तो ये जो हुई है सकारात्मक रूप से, ये जो परिवर्तन हुआ है वो सकारात्मक रूप से हुआ। पर अगर आप लिखते हैं कि सकारात्मक नहीं है तो उसके लिए मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि आज के समय में लोगों के बीच आत्मीयता और जुड़ाव की कमी है। जैसे पहले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना, आत्मीयता थी एक दूसरे के अंदर, वैसे आज उसमें कमी है। तो आज के समय में लोगों के बीच आत्मीयता और जुड़ाव की कमी है, जिसके कारण ये जो परिवर्तन हुआ है वो सकारात्मक नहीं हुआ है। तो आप दोनों में से लिख सकते हैं, और साथ में आपको शब्दों की मात्रा पे ध्यान देनी है, पूरा नहीं लिखना है वरना बहुत अधिक शब्द हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपको चुन चुन के लिखने हैं और सेकेंड पार्ट में से आपको कोई एक लिखना है, सकारात्मक या सकारात्मक नहीं। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमारे पास है कि माता का आंचल पाठ में बाबूजी माता जी से कब और क्यों नाराज़ हो जाते हैं। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पाठ पढ़ना होगा कि पाठ में जो बाबूजी हैं, मतलब भोलानाथ के जो पिताजी हैं एवं उनकी जो माता जी हैं, तो बाबूजी या पिताजी माता जी से क्यों नाराज़ हो जाते थे और संतान के प्रति इस प्रकार का व्यवहार क्या आपको अपने घर या घर के आसपास भी दिखाई देता है। संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट में आंसर देने हैं। पहला तो आंसर ये है कि पिताजी माताजी से कब नाराज़ हो जाते थे, क्यों नाराज़ हो जाते थे, और तीसरा क्या इस प्रकार का व्यवहार आपको आसपास भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन पैराग्राफ में होता है, चाहे वो आपका हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी आपका जब आप बोर्ड दीजिएगा तो पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग जल्दबाजी में ना, अगर पॉइंट वाइज हो ABCD तो हम लोग को पहचान लेते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। पर अगर पैराग्राफ में हो, कोई पॉइंट वाइज नहीं हो, तो हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि पहला क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है, फिर ये दूसरा पूछा गया है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बाबूजी माताजी से कब नाराज़ होते थे, फिर क्यों नाराज़ होते थे, तो ये 2 क्वेश्चन है। और तीसरा फिर हमें बोलना है कि इस प्रकार का व्यवहार क्या घर के आसपास भी दिखता है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जब माताजी भोलानाथ को पकड़कर उसकी इच्छा के विरुद्ध कड़वा तेल सिर पर डालती थी और बाल गूंथ कर चोटी बनाती थी, तब भोलानाथ ज़ोर ज़ोर से रोता था। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा आपको बुक पढ़ना पड़ेगा कि उनकी माता जो है उनके सिर पर कड़वा तेल उड़ेल देती थी और फिर गूंथ गूंथ कर उनके बाल की चोटी बनाती थी, तो इसके कारण जो भोलानाथ है वो बहुत रोते थे बचपन में। ठीक है, तब भोलानाथ ज़ोर ज़ोर से रोता था। उसके रोने पर पिताजी माताजी पर नाराज़ होते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे, है ना। तो उनको लगता था कि भोलानाथ को कष्ट हो रहा है और वो रो रहा है, इसलिए पिताजी माताजी पर नाराज़ हो जाते थे। इसका कारण था पिताजी का भोलानाथ। तो कब नाराज़ होते थे, तो पहला पार्ट हमने बोल दिया, जब उनकी माँ उनके बाल गूंथती थी भोलानाथ के। क्यों नाराज़ होते थे, तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इसका कारण था पिताजी का भोलानाथ पर अत्यंत प्रेम एवं वात्सल्य। तो जो पिताजी हैं वो भोलानाथ को अत्यंत प्रेम करते थे और उनका बहुत ही ज़्यादा वात्सल्य था भोलानाथ पर। इसका कारण था पिताजी का भोलानाथ पर अत्यंत प्रेम और वात्सल्य। थोड़े हिंदी के शब्दों को आपको पढ़ने और अच्छे शब्द लिखने का प्रयास करना है हमें। फिर अगला है, क्या आपको आसपास ऐसा दिखता है, ऐसा व्यवहार दिखता है, तो हाँ, तीसरा पार्ट का ही आंसर है हाँ। घर में एवं उसके आसपास ऐसा व्यवहार होता है। माता पिता का अपनी संतान पर अत्यंत प्रेम होने के कारण उसकी हल्की सी तकलीफ पर भी माता पिता दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, कभी एक दूसरे पर ही गुस्सा हो जाते हैं, कभी बाहर वालों पे गुस्सा हो जाते हैं। अगर उनके जो संतान है, ठीक है, उनकी संतान को अगर हल्की सी भी तकलीफ हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उससे प्रेम करते हैं, इसके कारण आसपास हमें ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। अब ये 80 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये सब मिला के फिर भी कोशिश करेंगे 70 तक या 75 तक रुके। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से सेंटेंस बना पा रहे हैं सब, तो फिर हम लोग 80 भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को टू द पॉइंट ही रहना है। अगर थोड़े ज़्यादा शब्द हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को बिना मतलब के ज़्यादा शब्द नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा हमें आती है तो बस हम इसमें लिखते जाएं, ऐसा नहीं हमें करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। भोलानाथ और उसके साथियों के नाटकों के खेल में बाबूजी अक्सर शामिल हो जाते थे, परंतु उनके शामिल होते ही बच्चे उस नाटकीय खेल को समाप्त कर भाग जाते थे। तो देखिए, यहाँ पर पिताजी शामिल होते थे, तो एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वो समय दे पाते थे, लेकिन आजकल पिताजी जो होते हैं वो मतलब चाह कर भी समय नहीं दे पाते, इतना व्यस्त जीवन आजकल का हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में है
कि जब भोलानाथ और उसके साथियों के नाटकों के खेल में बाबूजी अक्सर शामिल हो जाते थे, परंतु उनके शामिल होते ही बच्चे उस नाटकीय खेल को समाप्त कर भाग खड़े होते। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले से। क्वेश्चन है कि भोलानाथ और उनके साथियों के खेल में भोलानाथ के पिताजी शामिल तो होते थे, लेकिन शामिल होने के बाद जो बच्चे हैं, भोलानाथ और उनके जो साथी हैं, वो छोड़ के चले जाते थे खेल को, हंस के शर्मा के छोड़ के चले जाते थे। आपके विचार में बाबूजी का ऐसा करना कहाँ तक उचित था? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो जो पिताजी है उनका ऐसा करना कहाँ तक उचित था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये भी बताएंगे कि वो उचित भी था और किस तरह से वो उचित नहीं भी था। तो एक सीमा तक ही उचित था, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर बच्चों के खेल में फिर विघ्न जैसा पड़ जाता है। तो हम लोग थोड़ा इसको तर्क संगत अच्छे से कोशिश करेंगे। मार्किंग स्कीम के अनुसार ही मैंने लिखने की कोशिश की है। तो आंसर देखते हैं। पिताजी भोलानाथ के खेलों में शामिल होते थे। वे भोलानाथ को अत्यंत प्रेम करते थे, वह उसका साथ देना चाहते थे। तो वो क्यों शामिल होते थे? उनको विघ्न पहुंचाने के लिए या फिर उनको तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि उनको इतना प्यार था, इतना प्रेम था बच्चे से कि वो चाहते थे बच्चे के संग थोड़ा और समय व्यतीत कर लें। वो खेल रहा है तो कैसे खेल रहा है उसके बारे में थोड़ा और जाने, उसको देखें ऐसे करके। तो वो अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक है। इसके कारण वो उसका साथ देना चाहते थे एक तरह से, है ना। परंतु ऐसा करना उनका हमेशा उचित नहीं था, ठीक है। अगर वो ऐसा हमेशा करें या फिर ज़्यादा समय तक करें तो ये उचित नहीं था, क्योंकि बच्चे अपने समूह में अधिक सहज होते हैं। जैसे भोलानाथ है, उनकी उम्र के बच्चे हैं तो अधिक वो सहज होंगे, ठीक है। वो कुछ भी बात कर पाते हैं, आराम से एक दूसरे को बुला सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तो बच्चे अपने समूह में अधिक सहज होते हैं एवं अधिक खुलकर बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे होते हैं वो जो अपने समूह है उसमें ज़्यादा सहज होते हैं एवं अधिक खुलकर बात कर सकते हैं एवं खेल का आनंद ले सकते हैं। तो वो खेल का क्या कर सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। बड़ों के आ जाने से उनमें संकोच का भाव आ जाता है। तो जैसे ही बड़े आ जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? संकोच का भाव आ जाता है। थोड़ा वो शर्माने लगते हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं कि सामने जो बड़े हैं ये क्या सोचेंगे या ये क्या बोलेंगे। तो वो शर्मा जाते हैं, एक संकोच उनके अंदर आ जाता है और वो उतने आराम से नहीं खेल पाते हैं जितना आराम से वो तब खेलते हैं जब कोई बड़ा उनके सामने नहीं होता, ठीक है। तो बड़ों के आ जाने से उनमें संकोच का भाव आ जाता है और वे उतने आराम से नहीं खेल पाते हैं। तो हम लोग अपने आधार पे भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम लोग अपने आधार में भी सोचकर उत्तर इसमें दे सकते हैं, ठीक है। पर हमें समय तो सीमित रहता है। आप समय का बोर्ड में बहुत ध्यान रखिएगा, है ना। और शब्दों की भी सीमा रहती है, तो शब्दों के अनुसार भी लिखिएगा। बहुत ज़्यादा उसको लेंदी नहीं करिएगा सेंटेंस को कंप्लीट करने में, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में 4 मार्क्स, 50 से 60 शब्द। क्वेश्चन हमारे पास है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के प्रति उसके माता पिता के वात्सल्य का उल्लेख है, ठीक है। जो माता पिता हैं भोलानाथ से, दोनों अत्यंत प्रेम करते थे। तो माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के प्रति उसके माता पिता के वात्सल्य का उल्लेख है। क्या वर्तमान में भी बच्चों को अपने माता पिता से ऐसा ही प्रेम मिल पाता है? तर्क संगत उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा पहले भी आया था कि जो जिस तरह से जो भोलानाथ के पिता हैं उसको प्रेम करते थे, क्या आज भी वैसा प्रेम पिता और उसके बच्चे में देखने को मिलता है? तो वैसा हम लोग आंसर इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर माँ का भी वर्णन है कि माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के प्रति उसके माता पिता के वात्सल्य का उल्लेख है। क्या वर्तमान में भी बच्चों को अपने माता पिता से ऐसा ही प्रेम मिलता है? तर्क संगत उत्तर। ये तो देखिए अब क्वेश्चंस थोड़े आते हैं कि हमें भी सोचना पड़ेगा, कुछ पार्ट के आधार पर और सेकंड पार्ट में कुछ हमें भी उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कृतिका के क्वेश्चंस हमने अभी देखे पार्ट 1 से, आगे भी हम लोग इसके विषय में देखेंगे। तो उत्तर, माता पिता भोलानाथ को अत्यंत प्रेम करते थे। तो एक लाइन लिख दिया मैंने, है ना। और फिर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं। वर्तमान में भी माता पिता अपनी संतान को अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु जीवन शैली में परिवर्तन के कारण प्रेम की अभिव्यक्ति में अंतर है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, मतलब जैसे सिमिलर क्वेश्चन आया था कि माता पिता दोनों आज भी बहुत प्रेम करते हैं, है ना। उनकी संतान है तो बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनको, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है समय की व्यस्तता के कारण या फिर वो उतना समय नहीं दे पाते हैं, ठीक है। व्यस्त जीवन है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसीलिए वर्तमान समय में माता पिता अपनी संतान को अत्यंत प्रेम करते हैं, ठीक है। परंतु जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है, व्यस्त जीवन शैली हो गई है, जिसके कारण उस प्रेम की जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति में अंतर है। जो प्रेम को दिखाना है, प्यार दिखाने में अंतर आया है। सेकंड पॉइंट, भोलानाथ के समय में जीवन अधिक सरल था,
है ना, सरल जीवन था एवं लोगों के पास पर्याप्त समय था। परंतु आधुनिक जीवन शैली, अभी की जो जीवन शैली वो जटिल है एवं व्यस्तता के कारण माता पिता के पास जीवन का अभाव होता है। माता पिता के पास समय का अभाव होता है। इसको हम लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं। माता पिता के पास समय का अभाव होता है ना, तो थोड़ा आप ध्यान से लिखिएगा, और अगर कुछ गलती हुई तो आप उसको ओवर राइटिंग में बहुत ज़्यादा कट मत कीजिएगा, एक कट करके आप उसको लिख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है, भोलानाथ के समय जीवन अधिक सरल था एवं लोगों के पास पर्याप्त समय था, परंतु आधुनिक जीवन शैली जटिल है एवं व्यस्तता के कारण माता पिता के पास समय का अभाव होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आज भी उतना ही प्यार करते हैं लेकिन अभिव्यक्ति में अंतर है। और क्यों अंतर है? क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वो अधिक जटिल है। ठीक है, पहले के अगर हम लोग तुलना करें तो पहले की तुलना में आज जीवन शैली अधिक जटिल है एवं समय की भी कमी है, सीमित समय है ना, पहले के मुकाबले आज समय सीमित और कम है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। तो हमने 14 क्वेश्चंस की अलग अलग सेट से मैंने ये क्वेश्चन लिए थे। तो हमने देखा किस तरह के अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं इनको, और प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला पार्ट करेंगे कृतिका का, जो कि है साना साना हाथ जोड़ी। अब एक बार PDF में हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज इसका, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 हिंदी CBSE में आगे बढ़ेंगे। पर एक बार हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में कितने पार्ट में क्वेश्चन है वो भी देखिएगा। जैसे ये एक पार्ट हो गया, उदाहरण सहित लिखिए। फिर अपने विचार या आपके विचार में क्या पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो जितने पार्ट हैं उसके अनुसार आप उत्तर लिखिएगा। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास है ना, तो ये हमारे पास 70 वर्ड्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है ना। इसको हम लोग बोर्ड में ऐसे गिन के नहीं लिखेंगे, बस हम लोग लिख देंगे, बस इसको एक बार मन में गिन लेंगे। फिर अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, अच्छे से आप क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, पूजा पर बैठाना, तिलक लगाना। ठीक है, अपने हाथों से भोजन कराना यहाँ पर होता है या करना लिखा है, तो थोड़ा आप ग्रामर भी देखिएगा क्या सही वाक्य बन रहा है। जैसे अपने हाथों से भोजन कराना, पुत्र के साथ खेलना आदि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको खुद भी आज सोच के लिखना है कि आज के बच्चे वैसा खेल खेल सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने हाँ के लिए लिखा है, आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। फिर ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रीडिंग करिएगा, अच्छे अच्छे हिंदी के शब्द को आप यूज़ करने की कोशिश करिएगा, अच्छे अच्छे शब्द आप उसमें लिख सकें। ठीक है, स्पेलिंग भी आप देखिएगा। जैसे यहाँ मार्किंग स्कीम में व्यक्तिगत अनुभव से स्वतंत्र उत्तर बोला था लिखने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, आप भी लिख सकते हैं अलग अलग तरह से जैसा आपको सही लगे। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट है, तो यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो हम लोग को सारे पार्ट के विषय में लिखना है। ठीक है, तो पहले हिस्से में 2 में से एक ही लिखना है, मार्किंग स्कीम के अनुसार 2 मार्क्स है, तो ये एक हो गया हिस्सा, मतलब 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो 2 में से कोई एक ही आप लिखिएगा, ये पहला हिस्सा के लिए। और ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा है उसके लिए ये रहा। तो इसमें लिखा था मार्किंग स्कीम में कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार लिखना है, तो मैंने ये लिखा है। फिर ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है ना, इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखते रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 11 बहुत बड़ा है, तो शब्दों की मात्रा पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पार्ट है अंतर बताना है, तो पाठ में वर्णित ग्राम या संस्कृति और वर्तमान ग्राम सामग्री की जगह जैसे आपसे गलत हुआ तो एक लाइन आप, और बोर्ड में आप रिवीजन के लिए भी समय लास्ट में रखिएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कट करेंगे और वर्तमान ग्राम्य यहाँ संस्कृति लिख देंगे, संस्कृति। ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया, और इसमें से हम लोग सारा नहीं लिखेंगे, 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि हमारा इसकी सीमा में ही रहे। फिर सकारात्मक है या नकारात्मक, तो मैंने मार्किंग स्कीम में दोनों लिख दिया, सकारात्मक या सकारात्मक नहीं या नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक या सकारात्मक नहीं, तो आप कोई भी 2 में से एक ही लिखिएगा, है ना। शब्दों की मात्रा पर आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप इसको देख सकते हैं,
तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट तो है कब नाराज़ होते थे, क्यों नाराज़ होते थे, और क्या इस प्रकार का व्यवहार आपको घर के आसपास भी दिखाई देता है। 3 हिस्सा है ना। उसके बाद हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। फिर ये हमारे पास अगला है क्वेश्चन 14। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 14 तक ही करते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग अपना अगला पार्ट करेंगे, साना साना हाथ जोड़ी, फिर मैं क्यों लिखता हूँ, और इसी तरह धीरे धीरे CBSE क्लास 10 हिंदी में आगे बढ़ेंगे।